प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 11वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मानव नेत्र में कौन कौन से दोष आ सकते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि प्रकाश 7 रंगों का मिलके बना होता है और हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक कंसेप्ट आएगा, तो उसके तहत हम ये देखेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है। तो इस टाइप के बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, मतलब बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और साथ में जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के मैंने नोट्स जो है वो PDF सारे तैयार कर दी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितनी मेरे से आसान लैंग्वेज हो सकती है वो मैंने आसान लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। और दूसरा, इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं 3D मॉडल्स का भी यूज़ करूंगा और एक्सपेरिमेंट्स भी जितने हो सकेंगे आपको मैं करके दिखाऊंगा और आपको वास्तव में बहुत ही अच्छा चैप्टर लगेगा ये। और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आप इसका कोई भी वीडियो मिस मत करना। चलो शुरुआत करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको मानव नेत्र के बारे में बताऊंगा कि मानव नेत्र जो है वो किस तरह का बना हुआ होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो मानव नेत्र की संरचना और इसके कार्यविधि को समझने के लिए हम एक तो इस चार्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक ये देखिए 3D मॉडल है। इस 3D मॉडल की हेल्प से मैं आपको मानव नेत्र की एक एक चीज क्लियर करके दिखाऊंगा। ओके। और इसके अलावा जो है आपने नोटबुक में कैसे लिखना है उसके लिए अपने पास नोट्स प्रिपेयर है ही। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले मानव नेत्र। अब देखिए ये आपको पता ही है कि मानव नेत्र जो है एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और इसकी वजह से हम सारी दुनिया को जो है इस रंग बिरंगे संसार को हम देख सकते हैं। और वास्तव में इंसान का जो आँख है, मानव नेत्र जो है वो एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह से बिहेव करती है कि दूर की चीज़ों को भी आसानी से देख लेती है और नज़दीक की चीज़ें उनको भी क्लियर तथा आसानी से देख लेती है। ऑटोमेटिक फोकस करती रहती है चीज़ों पे, ठीक। और अब अगर इसकी बनावट की हम बात करें तो जैसे ये जो आपको जैसे मॉडल में दिखाई दे रहा है कि ये एक गेंद की तरह से गोल होती है आँख और ये खोपड़ी के अंदर जो है एक कैविटी के अंदर सेट होती है, ठीक है। तो इसका बाहर थोड़ा सा पोर्शन दिखाई आपको देता है। ओके, बाकी पूरा अगर अंदर से देखो तो आँख इस तरह से गोल होती है। ओके, तो हम एक एक करके इसका पार्ट पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखिए कि इसमें जो सबसे बाहर जो आपको सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक। और ये वास्तव में आँख का सुरक्षा कवच होता है और पारदर्शक भी नहीं होता, अपारदर्शक होता है ये। ओके, और सफेद रंग का होने की वजह से इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर इस चित्र में ये जो सबसे बाहर वाला जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है ये श्वेत पटल है। ओके, और श्वेत पटल के आगे देखिए यहाँ पर अब दूसरा पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया श्वेत पटल और दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि श्वेत पटल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शक भाग होता है। ये थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ भाग होता है और प्रकाश की किरणें जो है इसी ट्रांसपेरेंट भाग में से अपवर्तित होकर के नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। ओके, तो अगर हम इसको एक बार हटा दें, देखिए मॉडल है ये खुल सकता है। तो अब देखिए कि ये जो ट्रांसपेरेंट भाग मैंने आपको अलग करके दिखाया है ये इस तरह से श्वेत पटल के बीच में होता है। ओके, और इसको हम पारदर्शक भाग को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ओके, तो कॉर्निया का काम क्या है? इसके अंदर से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के आँख के अंदर प्रवेश करती है। ओके, अब एक बार मैं कॉर्निया को अलग कर देता हूँ।
और श्वेत पटल को भी मैं अलग रख देता हूँ। ओके, अब देखिए कि जैसे यहाँ पर कॉर्निया के बिल्कुल ठीक पीछे, कॉर्निया के बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पर एक ये अपारदर्शी पेशीय रेशों से बनी एक संरचना है जो ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पेशीय रेशों को दिखाने के लिए जो अलग अलग कलर यूज किए गए हैं। तो ये जो इतना इतना पोर्शन है ये कहलाती है परितारिका या आइरिस बोल देते हैं। क्या कहलाती है? परितारिका या आइरिस। ओके, अब इस परितारिका या आइरिस के अंदर एक छिद्र होता है, ये छिद्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और इस छिद्र को हम कहते हैं प्यूपिल, PUPIL, पुतली। ओके, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ओके, तो अब देखिए कि जब ये परितारिका या आइरिस जब छोटा बड़ा होता है ना, कि जैसे इसका संकोचन होता है या विस्तारण होता है, उसी हिसाब से इस पुतली का साइज भी छोटा बड़ा हो जाता है। अगर मान लीजिए आंख के सामने अगर तीव्र प्रकाश आएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ताकि आंख के अंदर ज्यादा प्रकाश ना जा सके और आंख को नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, और अगर डिम लाइट है, प्रकाश मंद है, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ताकि आंख बिल्कुल स्पष्ट देख सके। ओके, तो अभी तक जो मैं इसके टोटल 10 पार्ट आपको बताऊंगा आंखों के। तो जो अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया श्वेत पटल, जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है। श्वेत पटल के बीच में ये कॉर्निया बताया है, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया क्या आपको? श्वेत पटल। दूसरे नंबर पे आपको बताया कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये जो ब्लैक सा पार्ट है इसको कहते हैं परितारिका। तीसरे नंबर पे मैंने बताया परितारिका, और जो बीच में जो छिद्र है ये हो गया पुतली। ओके, और अभी तक 4 पार्ट मैंने आपको बता दिया, आप दोनों तरह से अच्छी तरह से समझ चुके मेरे हिसाब से। और पुतली का जो है काम क्या है कि आंख के जो अंदर जो लाइट जाती है उसको कंट्रोल करना जो पुतली का काम है। और ये भी आपने कई बार देखा होगा कि पुतली के बारे में मैं और बता रहा हूँ एक बात और, कि जैसे तेज रोशनी से एकदम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ऐसे कमरे में जाते हैं जिसमें लाइट थोड़ी सी कम हो, तो ऐसे कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट हम वहां पर रुकेंगे तो आपको चीजें दिखाई देने लग जाएगी और धीरे धीरे वो चीजें साफ दिखाई भी देने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम बाहर तेज रोशनी में होते हैं तो ये जो पुतली होती है इसका साइज बिल्कुल छोटा होता है। ओके, और जैसे हम अंधेरे कमरे में गए तो भी साइज क्या छोटा ही रहेगा एक बार तो, ठीक। तो कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि इसका साइज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे अंधेरे में जाओगे आप। तो ये बढ़ने में लगभग 1 मिनट का टाइम लग जाता है, नियर अबाउट 5-7 सेकंड, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम अंधेरे कमरे से एकदम से बाहर तेज रोशनी में जाते हैं तो आंखें जो है चकाचौंध हो जाती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अंधेरे कमरे में क्या है कि इसका पुतली का साइज बड़ा होता है, और जैसे हम एकदम से बाहर निकलते हैं तो पुतली का साइज एक बार तो बड़ा रहेगा, तेज ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी, तो उस वजह से जो है आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आपको जो चीज ज्यादा अच्छे स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि ज्यादा लाइट भी, उस वजह से फिर धीरे धीरे इसका साइज जैसे छोटा होगा आपकी आंखें जो है नॉर्मली आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए कि हम 4 पार्ट श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली, चारों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब उसके बाद अगर आप इस कॉर्निया इसके पुतली के ठीक पीछे अगर आप देखोगे तो क्या है कि एक इस तरह से आपको उत्तर लेंस मिलेगा, ठीक। ये ट्रांसपेरेंट होता है, एक जेलीवत पदार्थ का बना हुआ होता है, रेशेदार जेलीवत पदार्थ का ये बना हुआ होता है, ठीक। और ये जो पुतली के अंदर से जो लाइट जाएगी वो सीधी कहाँ पड़ेगी? इस उत्तर लेंस पर पड़ेगी। ओके, और उत्तर लेंस के बाद जो ये उत्तर लेंस का काम क्या है कि ये अंदर ये रेटिना है,
ठीक, ये जो लेयर है सारे क्या है, रेटिना है। तो ये यहाँ रेटिना के ऊपर सही इसकी इमेज बना देगा। ओके, उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो लाइट आएगी उसको कहाँ पे फोकस करेगा, रेटिना पर फोकस करेगा, और जहाँ फोकस करेगा वहीं पे क्या बनेगी, सामने जो वस्तु उसकी इमेज बनेगी। ओके, उसके बाद जैसे मैं आपको नेत्र लेंस पे वापस आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ कि रेटिना पर जो इमेज बनेगी तो उसके बाद क्या होता है। अब देखिए कि इस रेटिना पर कई प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है कई, जो प्रकाश को मिलते सक्रिय हो जाती है, एकदम से एक्टिव हो जाएगी। ओके, और वो कोशिकाएं एक्टिव होकर के क्या करेगी कि जो इमेज यहाँ पर बनी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगी, विद्युत सिग्नल में चेंज कर देगी। ठीक, और ये सिग्नल जो है ये प्रकाश नाड़ी से होता हुआ, किससे होता हुआ, प्रकाश नाड़ी से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचता है। वास्तव में रेटिना में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर कोशिकाओं ने बनाया, नाड़ी प्रकाश नाड़ी से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचा, और मस्तिष्क जो है उसका उचित संयोजन करता है और उस उल्टे इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। ओके, तो मोटा मोटा सा आपको समझ आ ही गया होगा कि 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि ये एक उत्तल लेंस होता है। ओके, तो उत्तल लेंस के बारे में आपको इतना ही बताऊंगा कि ये परितारिका के पीछे या पुतली के पीछे भी कह सकते हो कि एक उत्तल लेंस होता है जो रेशेदार जलीय पदार्थ का बना हुआ होता है और प्रकाश की किरणों को कहाँ पर फोकस करता है, रेटिना पर अभिसारित करता है। ओके, और वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। बस ये 3 बातें आपने इसकी बतानी है कि कहाँ पे होता है, परितारिका के पीछे होता है, किसका बना होता है, रेशेदार जलीय पदार्थ का बना हुआ होता है। ओके, और क्या करता है कि जो लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अभिसारित करता है और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ओके, अब ये हो गए टोटल आपके आंख के 5 पार्ट। ठीक, श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली और लेंस। अब मैं बात करता हूँ छठे पार्ट की। छठा पार्ट पहले मॉडल में से दिखा देता हूँ कि इस तरह से लेंस जो है ना वो सिलरी मसल्स होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं पक्षभामी पेशियां। क्या कहते हैं, पक्षभामी पेशियां, इनके साथ जुड़ा हुआ होता है ये। ठीक, अब ये जैसे थोड़ी सी रिलैक्स होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी शिथिल पड़ती है, सिकुड़ती है, उसी हिसाब से इसकी लेंस की जो वक्रता है वो चेंज हो जाती है। अब वक्रता का मतलब है कि इसकी जो गोलाई है वो चेंज हो जाती है। जैसे मान लो लेंस ऐसे कभी फ्लैट हो जाएगा, कभी इस तरह से मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कि अब बाकी इनका जो फंक्शन है डिटेल से अपना अगले लेक्चर में होगा। पक्षभामी पेशियों का फिर किस तरह से लेंस को मोटा करती है, किस तरह से इसको पतला करती है और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक, अब मोटा पतला जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसको क्यों जरूरत पड़ती है। मान लिया कि अगर कोई चीज दूर है तो भी उसको रेटिना में फोकसित करना है। ठीक, और कोई वस्तु नजदीक है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है, तो दूर की चीजों और नजदीक की चीजों को बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई देने, स्पष्ट उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका फोकल लेंथ चेंज होनी जरूरी है, इसकी वक्रता चेंज होनी जरूरी है। वक्रता चेंज होगी तभी फोकस दूरी चेंज होगी। ठीक, और वो चेंज करने का काम कौन करेगा, लेंस की फोकस दूरी को या इसकी वक्रता को चेंज करने का काम कौन करेगा, या पक्षभामी पेशियां जो है ये चेंज करेगी। और यहाँ पर चित्र में हमने पक्षभामी पेशियों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो, ये जो पक्षभामी पेशियां हैं। ओके, तो पक्षभामी पेशियों के बारे में आपने सिंपल से 2 ही बातें लिखनी है कि इनके शिथिल होने से या सिकुड़ने से अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है वो नियंत्रित होती है, और अभिनेत्र लेंस की वक्रता परिवर्तित होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है ताकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए, दृष्टि पटल पर बन जाए। ओके, और हमें वस्तु साफ दिखाई दे सके। ओके,
आपने पक्षगामी पेशियों के बारे में क्या बताना है कि इनके शिथिल होने से या सिकुड़ने से लेंस की वक्रता परिवर्तित होती है। ओके, वक्रता परिवर्तन होने से इसका फोकस दूरी चेंज होगी, फोकस दूरी चेंज होने से इसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ओके, तो अभी देखिए हमने इसके 6 पार्ट पढ़ लिए, छठा पार्ट था हमारा पक्षगामी पेशियां। अब 7वां पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले 8वें पे चलते हैं कि अब देखिए मैंने वापस ये पूरा मॉडल लिए है और इसका मैंने श्वेत पटल उतार के साइड में रख दिया है। ओके, अब श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली और होती है, ठीक, और इस झिल्ली को हम कहते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल। अब इस रक्त पटल का काम क्या है? इसके नीचे जो रेटिना है यानी दृष्टि पटल जो है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ये जो पीछे दृष्टि पटल है इसके उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, इसको पोषण देगी, ठीक। अब देखिए कि रक्त पटल जो है वो रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन देने के अलावा एक काम और भी करता है कि आपको पता ही है कि यहाँ पुतली में से आँख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। अब जो प्रकाश जो अंदर प्रवेश करता है उसको इसकी रक्त पटल की भीतरी दीवारें जो है वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ज्यादा जो प्रकाश होता है उसको, ताकि अंदर जो है परावर्तन अवरुद्ध हो जाए, ठीक। नहीं तो अगर ये अवशोषित नहीं करेगी एक्स्ट्रा प्रकाश को तो अंदर से परावर्तन होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देने के साथ साथ आँख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों से प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध करती है। ओके, तो ये पढ़ा हमने 8वें नंबर का पार्ट। और 9वें नंबर पर देखिए, 9वें नंबर पर आता है दृष्टि पटल या रेटिना। ओके, तो रेटिना के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे जो पुतली में से प्रकाश कहाँ पड़ेगा? इस उत्तर लेंस पर पड़ेगा। तो उत्तर लेंस क्या करता है कि सारा प्रकाश कहाँ फोकस करेगा? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर फोकस करेगा, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताना है कि ये दृष्टि पटल होता कहाँ पे है कि रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बीच वाला जो है आपको क्या है? रक्त पटल दिखाई दे रहा है, इसके भीतर ये जो पारदर्शक झिल्ली है ये क्या है? दृष्टि पटल है यानी रेटिना है। ओके, तो अब देखिए कि प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ फोकसित होती है? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर फोकसित होती है। ओके, अब रेटिना के अंदर कई सारी सेल्स होती है जो लाइट सेंसिटिव सेल होती है, जिसको हिंदी में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहते हैं, ठीक। जैसे इनको लाइट मिलती है एकदम से एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही लाइट मिलेगी ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या है? एकदम से एक्टिव हो जाएगी और जो इमेज यहाँ पर बनी है, जो प्रतिबिंब यहाँ बना है, उसको विद्युत सिग्नल में चेंज कर देगी और यहाँ पर जो ये दृक तंत्रिकाएं हैं, ठीक, उसके थ्रू कहाँ भेज देगी? मस्तिष्क तक भेज देगी। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वो सिग्नल भी इधर ऐसे जाएगा, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? उस सिग्नल को सही ढंग से संयोजन करता है उसका और उसको सीधा हमें दिखाता है। ओके, तो अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि आँख में जो है सबसे पहले बाहर का जो पार्ट है श्वेत पटल, इसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ड होता है, ठीक। उसके बाद कॉर्निया में से प्रकाश प्रवेश करेगा, ठीक। कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, ठीक, यानी परितारिका होती है और आइरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको पुतली कहते हैं। पुतली का साइज लाइट के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहेगा। पुतली के ठीक पीछे एक लेंस होता है, ठीक, और लेंस किससे जुड़ा होता है? पक्षगामी पेशियों से जुड़ा हुआ होता है
पक्ष भाव में पेशियां जैसे रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे शिथिल या सिकुड़ती है, तो इसकी जो है वक्रता चेंज होती है। वक्रता चेंज होती है तो फोकस दूरी भी चेंज हो जाएगी। उसके हिसाब से चाहे दूर की चीज़ों से नज़दीक की चीज़ हो, ये ऑटो फोकस करके इसका रेटिना पर इमेज बना देगी। और श्वेत पटल से नीचे वाले जो झिल्ली है वो रक्त पटल है। रक्त पटल से नीचे जो पारदर्शक झिल्ली है वो रेटिना या दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल पर क्या है कि यहाँ से जो लाइट आएगी वो यहाँ पर फोकस होएगी, ठीक, और यहाँ पर इसकी रेटिना पर इमेज बनेगी, जो सामने जो भी वस्तु उसकी उल्टी इमेज बनती है। और इसके अंदर कई सारी प्रकाशोग्राही कोशिकाएं होती हैं जो इस प्रतिबिंब का एक विद्युत सिग्नल बना करके प्रकाश नाड़ी द्वारा, प्रकाश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। मस्तिष्क उसका संयोजन करके उसको सीधा दिखाई देता है। मेन तो इसका ये काम है, ठीक। लेकिन अब भी दो पार्ट इसके छोटे छोटे बच गए हैं कि यहाँ देखिए कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक चैम्बर तो यहाँ है और दूसरा लेंस और रेटिना के बीच में है, ठीक। तो ये आप यहाँ चार्ट से समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो चैम्बर है उसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है और यहाँ पर जो चैम्बर है उसमें भी एक द्रव भरा होता है। तो यहाँ पर जो द्रव भरा होता है ना, उसको हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। ये इसको नेत्रोद भी कह देते हैं, नेत्रोद। ओके, ये मैंने पहले लिखा हुआ भी है, ठीक। इंग्लिश में कहते हैं एक्वास्विमर। ओके, और अब नेत्रोद का काम क्या है? नेत्रोद एक तो यहाँ पर सही प्रेशर मेंटेन करके रखता है, दबाव सही बना के रखता है, इसलिए आंख जो है सही गोल दिखाई देगी, ठीक। यानी उसकी आकृति जो है सही गोल बनी रहेगी, दिखाई क्या देगी, बनी रहेगी। ओके, और साथ ही जो कॉर्निया है और दूसरे भाग जो इसके आसपास आते हैं उनको ये पोषण भी देता रहता है, ठीक। एक्वास्विमर का काम क्या है कि ये पतला एक द्रव होता है जिसमें जिसको नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ये आंख पर उचित दबाव बना करके उसकी गोल आकृति बनाए रखता है और साथ ही कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण प्रोवाइड करता है। अब दूसरे जो चैम्बर में यानी नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसको काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव। ओके, तो यहाँ पर नोट्स में मैंने 7वें नंबर पर जलीय द्रव और 10वें नंबर पर काचाभ द्रव जो है वो लिखा हुआ है। तो ये आपके टोटल 10 पार्ट हैं। इन 10 पार्ट को आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक। और एक एक चीज़ आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो, मैंने वैसे बहुत कोशिश की आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, ठीक। और उम्मीद करता हूँ कि 1-2 बार आप जब पढ़ोगे तो आँख अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। और ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आँख की बनावट और उसकी कार्यविधि आप समझाइए। तो बनावट और कार्यविधि इसमें दोनों ही आ जाती हैं, ठीक। तो इसके अलावा फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि दृष्टि दोष जो 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले 2 दोष यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को हम अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोतियाबिंद, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता और वर्णांधता, ठीक। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे 4-4 लाइन के हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन पे कॉम्पिटिटिव में भी इनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे NTSC वगैरह के जो एग्जाम होते हैं। इसलिए आज के लेक्चर को आप बड़े ध्यान से सुने। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद को मैं एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे आप कई सारे चेंज देखते हो, जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक। ठीक उसी तरह से मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है
वो भी आयु बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, जिसके अंदर से लाइट अच्छी तरह से पास नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती। तो उसी कारण क्या होता है, दृष्टि में या तो कमी आ जाएगी या पूर्ण रूप से दृष्टि चली जाती है उस आँख की। ठीक, और इस दोष को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो अब इस दोष का निवारण जो है वो किससे होता है, शल्य चिकित्सा द्वारा ही हो सकता है, ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है, सर्जरी से ही होएगा ये। ठीक, तो अगर हम ये चाहें कि कोई दवाई वगैरह डाल के इसको साफ कर दे तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है उसको हटा करके उसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, एक कृत्रिम लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जब भी मोतियाबिंद के इलाज के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है, सर्जरी की जाती है, तो जो मोतियाबिंद युक्त नेत्र का लेंस है उसको हटा करके एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और इस कृत्रिम लेंस को हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। ठीक, तो ये था सारा मोतियाबिंद के बारे में। ठीक, तो इसका एक एक पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है कि किस तरह से ये होता है। ठीक, आयु बढ़ने के साथ साथ होता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है, इससे दृष्टि में कमी आ जाती है, दृष्टि पूरी तरह से चली जाती है और ये क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज क्या है, शल्य चिकित्सा ही है, जिसमें लेंस को हटा करके उसकी जगह, मोतियाबिंद युक्त लेंस को हटा करके उसकी जगह कृत्रिम लेंस यानी इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। अब दूसरा आता है जरा दूरदृष्टिता या पर्सबायोपिया। पर्सबायोपिया में क्या होता है कि ये भी एज बढ़ने के साथ साथ ये समस्या आती है। ओके, कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे पक्षभामी पेशियां जो है वो सिकुड़ती है तो ये अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, और जैसे ये रिलैक्स होती है, शिथिल होती है, तो अभिनेत्र लेंस जो पतला हो जाता है। और इसके अभिनेत्र लेंस के मोटा या पतला होने की वजह से क्या है कि मनुष्य जो है दूर और नजदीक की वस्तुएं बिल्कुल साफ देख सकता है। ओके, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो पक्षभामी पेशियां हैं इनका लचीलापन कम हो जाता है और कई बार इस लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। ठीक, तो अभिनेत्र लेंस का और पक्षभामी पेशियों का लचीलापन कम होने की वजह से क्या है कि इसकी एकोमोडेशन कम हो जाती है, समंजन क्षमता जो है कम हो जाती है। एकदम से जैसे आपको दूर की चीज देख रहे हो फिर एकदम से नजदीक की देखनी पड़ जाए, नहीं दिखेगी। तो देखिए कि यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र लेंस और मांसपेशियों या पक्षभामी पेशियों का लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ओके, जिससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। कई बार दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है और नजदीक निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो अब देखिए कि इस टाइप के दोष को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करोगे। द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है कि ये एक विशेष टाइप का लेंस होता है जो जिसका ऊपरी भाग तो क्या होता है, अवतल होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, अवतल, और निचला भाग जो वो उत्तल होता है। ठीक, नीचे का हिस्सा क्या होता है, उत्तल, और ऊपर का भाग जो वो अवतल होता है। ठीक, तो इस चीज को मैं अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक चश्मा दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए कि जैसे ये चश्मे का लेंस है और जिस व्यक्ति को पर्सबायोपिया से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसका देखिए द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं, यानी यहाँ से उसका लेंस का पार्टीशन होता है। ठीक, जिसका ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। ठीक, तो वैसे यहाँ पर या तो आपको एक साफ कट नजर आएगा या फिर कई बार यहाँ पर इस तरह से एक अलग से पोर्शन आपको चश्मे में दिखाई देता है। ठीक, तो वैसे तो आजकल एडवांस टेक्निक्स आने लग गई है तो उसमें मतलब आपको स्पष्ट देखने से पता भी नहीं लगता कई बार कि ये द्विफोक्सी लेंस है या नहीं है। ठीक, तो जैसे लेकिन जो सस्ते जो लेंस आते हैं द्विफोक्सी लेंस
उसमें आपको क्लियर पता लगेगा कि ऊपर का भाग जो वो अवतल है और नीचे का भाग जो आपको इस तरह से राउंड में आपको अलग से दिखाई देगा कि ये उत्तल है। ठीक, ये ऐसा इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आंखें जब दूर की चीज देखती है ना तो ऊपर का हिस्सा यूज करती हैं, और जब कोई बुक वगैरह पढ़नी हो, नजदीक की चीज देखनी हो तो आंखें थोड़ी सी नीचे झुक जाती है और इस पोर्शन में से देखती है। इसलिए द्विफोक्सी लेंस जो है ये जरा दूरदृष्टिता या पर्स बायोपिया को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे एक साल हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विफोक्सी लेंस का ऊपरी भाग कौन सा होता है, निचला भाग कौन सा होता है। तो ऊपरी भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। ठीक, तो जैसे इसको याद रखने के लिए हम अल्फाबेट लिखते हैं, ए आ ई ऊ नीचे ही आता है, ए ऊपर आता है, ए से अवतल और ऊ से उत्तल, याद रह जाएगा। ओके, और इससे अगला आता है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, एस्टिमेटिज्म। तो दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता क्या होती है कि इसमें कई बार क्या होता है कि कॉर्निया की गोलाई जो है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक, यानी जो गोलाई एक्चुअल में होती है वो न रह करके गोलाई जो वो इरेगुलर हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी, जिससे व्यक्ति को समान दूरी पर अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन कर दें, इस तरह से वर्टिकल लाइन, तो दोनों रेखाएं अगर वो एक साथ देखना चाहे तो दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ओके, तो इस टाइप का जो दोष है वो क्या कहलाता है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहलाता है। यह दृष्टि दोष कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी हुई ऊर्ध्वाधर यानी जमीन के समांतर और अक्षैतिज जमीन से परपेंडिकुलर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन उल्टा सीधा किसी तरह से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा दोष जिसमें ये चीजें साफ दिखाई ना दे उसको हम क्या कहते हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ये किस कारण होता है, नीचे कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता कारण वगैरह वगैरह आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। कैसे दूर कर सकते हैं उसमें द्विफोक्सी लेंस दे दें या बेलनाकार लेंस दे दें, उत्तल अवतल लेंस, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद करोगे तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में सीधा ही पूछ लेते हैं। तो अब देखिए लास्ट हमारा रह जाता है इसमें वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, अब इसको समझने से पहले मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कुछ व्यक्ति जो है वर्णों में विभेदन नहीं कर पाते। ठीक, यानी वर्णों में विभेदन नहीं कर पाते, इसका मतलब उनको कलर जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देते। ठीक, यानी उनके लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है लगभग। ठीक, और ये जो रोग है ये क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। वर्ण मीन्स कलर, अंधता जिसको कलर दिखाई ना दे। ठीक, जैसे आप रंगीन टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दोनों में आप फर्क नजर कर सकते हैं। ठीक, उतना ही उस व्यक्ति के लिए दुनिया में फर्क होता है। जैसे कलर्ड दुनिया दिखाई देती है हमें, उसको ये कलर्ड दुनिया नहीं दिखाई देगी। तो इसको मैं डिटेल से समझाने से पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि हम कलर कैसे देख पाते हैं। हमारी आंखों में ऐसी कौन सी खास बात होती है कि हम कलर को देख पाते हैं। कि देखिए कि हमारे जो दृष्टि पटल होता है उसमें बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक, तो उसमें से कुछ तो होती है शंकु के आकार की, इस आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है, और कुछ संशलाकाएं होती है। संशलाकाएं मतलब रोड टाइप की होती है इस तरह से। ठीक, यानी ये जो दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल पर क्या होता है कि कई टाइप की लाइट सेंसिटिव सेल होती है। ठीक, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें से कुछ शंकु के आकार की होती है, कुछ संशलाकाएं होती है, रोड के आकार की होती है। ठीक, अब शंकु के आकार वाली
शंकु को कहते हैं कोन, ठीक, कोन सेल, और ये हो गया रोड सेल। जो कोन सेल जो होता है, शंकु का आकार का जो होता है, वो कलर के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक। शंकु कोशिकाएं वो प्रकाश संवेदी है, जो रंगों के अनुरूप क्रिया करती है। ये कलर के प्रति सेंसिटिव होती है और इनकी वजह से आपको कलर दिखाई देता है, ठीक। जबकि संश्लाका कोशिकाएं जो है, रोड वाली जो कोशिकाएं हैं, उसकी वजह से आपको प्रकाश की तीव्रता जो है उसके प्रति सेंसिटिव है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि शंकु कोशिकाएं रंगों के अनुरूप कार्य करती है, यानी शंकु कोशिकाओं की वजह से आपको कलर दिखाई देता है, सीधी सी भाषा में। और संश्लाकाओं की कोशिकाओं की वजह से आपको प्रकाश की तीव्रता जो है वो महसूस होती है कि आंखें प्रकाश जो है कितना तीव्र है या कितना डिम है, ठीक। अब देखिए कि ये कोशिकाएं, ये 3 कलर है, लाल, हरा और नीला, इनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है, ओके। अब देखिए जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, जिसमें वर्णांधता का दोष है जिसके नेत्रों में, उसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती। शंकु कोशिकाएं नहीं होती तो रंगों में वेदन नहीं कर पाएगा, ठीक। और ये ज्यादातर एक आनुवंशिक दोष होता है, ठीक, पेरेंट्स से बच्चे को लग जाता है और इस दोष का कोई भी इलाज नहीं होता और ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन पाता। लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खियां जो है वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देख लेती है और हम इस प्रकाश में नहीं देख पाते, ठीक। पराबैंगनी प्रकाश होता है एक विशेष प्रकार का प्रकाश। तो देखिए मधुमक्खी जो है पराबैंगनी प्रकाश में कैसे देख लेती है, उसका सिंपल सा कारण है कि मधुमक्खियों की जो आंख है उसके दृष्टि पटल में कुछ विशेष शंकु ऐसे होते हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उसके प्रति सुग्राही होते हैं, ठीक। और वो पराबैंगनी प्रकाश के अंदर भी चीजों को देख लेती है, पराबैंगनी प्रकाश को देख लेती है, दोनों एक ही बात है, ठीक। और हमारी आंखों में ऐसे दृष्टि पटलीय शंकु नहीं होते जो इतने छोटी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को देख सके, इसलिए मधुमक्खियां जो पराबैंगनी प्रकाश में देख लेते और हम नहीं देख पाते। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो हमने अब तक पढ़ा है उसके आधार पर जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन कई बार एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए अगला लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 11वें चैप्टर मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समंजन समता और दृष्टि दोष के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि समंजन समता क्या होती है। आप पिछले लेक्चर में एक चीज अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मानव नेत्र के अंदर पुतली के पीछे एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो पक्षगामी पेशियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए कि इस लेंस की एक खास बात है कि दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, ठीक। क्या करता है कि दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है। और यही जो गुण है ये क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए कि ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखी है कि मानव नेत्र का लेंस पास और दूर की वस्तुएं देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, इसे लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी पक्षगामी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि जब पक्षगामी पेशियां लूज होती है, शिथिल होती है, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और जब पक्षगामी पेशियां सिकुड़ती है तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जब पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और जब मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगी, ठीक। तो अब अगर आप चित्र से देखना चाहें तो ये अभिनेत्र लेंस है, ये पक्षगामी पेशियां हैं। अब यहाँ चित्र देखने से थोड़ा सा कम समझ में आता है कि जब लूज होगी तो पतला कैसे हो जाएगा और सिकुड़ेगा तो मोटा कैसे हो जाएगा। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। अब मेरे पास ये एक टूथपेस्ट है
और इस टूथपेस्ट को आप अभिनेत्र लेंस मान के चलिएगा, ठीक है। तो जैसे ये अभिनेत्र लेंस यहाँ लगा हुआ है, टूथपेस्ट यहाँ पर ऐसे है, ओके। और ये जो मेरी उंगलियां हैं इनको पक्षभामी पेशियां मानिए आप, ठीक। बाय डिफॉल्ट ये लेंस पतला होता है और दूर की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं आप, ओके। अब जैसे ये पक्षभामी पेशियां, आप उंगलियों को देखिए, लूज बड़ी है तो ये पतला है, और जैसे ये सिकुड़ेगी, मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिए, जैसे ये सिकुड़ेगी तो लेंस क्या है, देखिए इस तरह से मोटा हो जाता है। अगर मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, और फोकस दूरी अगर कम होगी तो ये नजदीक की वस्तुओं को आसानी से देख पाएगा। जैसे ही ये पक्षभामी पेशियां लूज होएगी तो लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, इस तरह से पतला हो जाएगा, इनकी लूज होती है। और जैसे ही पक्षभामी पेशियां जो है वो सिकुड़ेगी तो मोटा हो जाएगा, और शिथिल होगी तो ये पतला हो जाएगा, ओके। तो ये चीज मैं एक बार फिर से आपको नोट्स में समझा रहा हूँ कि जब पक्षभामी पेशियां शिथिल होती है, लूज होती है, तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। और जब पक्षभामी पेशियां सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से स्पष्ट देख सकते हैं। अब देखिए कि आगे मैं आपको दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं वो यहाँ नोट्स में से बता देता हूँ। पहला है नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, दूसरा है नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु को समझने के लिए देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक, और इस बुक को आप बिल्कुल आंखों के करीब ले गए तो आपको जो अक्सर पहले साफ दिखाई दे रहे थे बिल्कुल धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे, ओके। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे पक्षभामी पेशियां सिकुड़ती है तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम होती है और हम नजदीक की वस्तुएं देख पाते हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है कि पक्षभामी पेशियां सिकुड़ने से अभिनेत्र लेंस जो है वो एक लिमिट से ज्यादा मोटा नहीं हो सकता, अर्थात कि उसकी फोकस दूरी एक लिमिट से ज्यादा घट नहीं सकती, ठीक। और हम एक फिक्स लिमिट तक ही नजदीक की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं, ठीक। तो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जहां रखी हुई चीज हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। यानी हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर हम कोई बुक रख के देखें या कोई भी वस्तु देखें तो वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी, ठीक। अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस लेके आओगे तो वो थोड़ा सा आपको साफ दिखाई नहीं देगी, ओके। तो स्वस्थ आंखों के लिए ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है? नेत्र का निकट बिंदु कहलाती है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है कि नेत्र से वह कम से कम दूरी जहां रखी हुई वस्तु आपको साफ दिखाई दे वह नेत्र का क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है, ठीक। और नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र का दूर बिंदु की वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम दूरी, वो अधिकतम दूरी जहां तक आप वस्तु साफ देख सकते हो, तो वो कितनी हो सकती है? सोच के देखिए कि जैसे हम यहाँ बैठे बैठे चंद्रमा को देख सकते हैं, इवन तारों को भी देख सकते हैं, तो जो हम इस तरह से हमारी आंखें जो अनंत दूरी तक देख सकती है। तो हम ये कहते हैं कि नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां रखी हुई वस्तु साफ दिखाई दे उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निकट बिंदु कितना होता है? मानव नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। अब देखिए किसी नेत्र के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी है, दूर बिंदु और नजदीक के निकट बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टि प्रास कहलाती है, ओके। अब हम अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दृष्टि दोष। तो देखिए दृष्टि दोष मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कह देते हैं, और दूसरा दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी कह देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल देते हैं। इसी तरह से मोतियाबिंद है, जरा दूर दृष्टिता है, दृष्टि वैषम्यता या अबिंदुकता है और वर्णांधता है। ये 6 दृष्टि दोष हैं।
तो देखिए कि जो पहले दो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन दोनों को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे और बाकी जो है सारे 4-4, 5-5 लाइन के हैं वो हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में जो है वो कवर कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो आता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। ठीक, अगर एक स्टूडेंट को जस्ती नहीं है बात ये, क्यों सोचता कहीं सर उल्टा तो नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं मैं ये कि निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। ओके, जो कि दूर दृष्टि दोष में यानी जैसा दृष्टि दोष होता है वहां की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। ओके, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी, नजदीक की स्पष्ट नहीं दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेगी। ओके, तो अब ये तो आपको पता लग गया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, अब देखिए कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है कि अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, दृष्टि पटल पर नहीं बनता, बल्कि इसके सामने बनता है और दूर बिंदु कुछ नजदीक आ जाता है। ओके, कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है कि दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता बल्कि उसके सामने बनता है और दूर बिंदु जो है कुछ नेत्र के करीब हो जाता है, नजदीक आ जाता है। ओके, अब इसका कारण क्या है। कारण ये है या तो ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, ये नेत्र गोलक इतना होना चाहिए था। ठीक, नेत्र गोलक ओरिजिनल में इतना होना चाहिए था, रेटिना यहाँ था। ओके, तो सही बात थी, लेकिन कई बार क्या होता है नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है। ठीक, तो ये दृष्टि दोष हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ के बजाय ये पहले ही इसको क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा। इसके दो कारण हैं, एक तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यही है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ओके, अब इस दोष को दूर कैसे करते हैं। अब इस नेत्र दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस जो है वो उसका चश्मा लगा देते हैं। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे दूर से आने वाली किरणें उनको थोड़ा सा क्या कर देगा, अपसारित कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, अपसारित कर देगा, और जो प्रकाश की किरणें यहाँ आकर के मिलनी थी वो अपसारित होने की वजह से अब कहाँ आके मिलेगी, आगे से रेटिना पर आकर के मिल जाती है। ठीक, यहाँ चित्र में थोड़ा सा अपसारित करके नहीं दिखाया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप। ठीक, और ये सही आगे जाकर के रेटिना पर मिल जाती है। तो इस दोष का निवारण कैसे होता है, उचित दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक, तो अब देखिए कि कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कि जैसे अवनी को दूर ना दिखे, ठीक, अवनी को दूर ना दिखे यानी दूर ना दिखे, दूर का साफ दिखाई ना दे, वो निकट दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं। अव का मतलब अवतल लेंस, अव का मतलब अवतल लेंस, नी का मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष,
दूर ना दिखे। कि निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दे और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे। और उसको दूर कैसे करोगे आप? अवतल लेंस से दूर करोगे। ओके। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसका सामने बनता है। ठीक। कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ओके। और दूर कैसे करोगे? अवतल लेंस से दूर करोगे। ठीक। तो ये सारी मोटी मोटी बातें हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब अगला दोष है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी, जैसा दोष है वैसे साफ दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देगी, मगर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। ओके। कारण से पहले इस दोष के कारण होता क्या वो देखिए कि इस दोष के कारण जो निकट रखी हुई वस्तुएं जो होती है, जैसे निकट रखी हुई वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। ठीक। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? उसके रेटिना के सामने बनता है प्रतिबिंब दूर की वस्तुओं का। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक। और निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर के बजाय उससे कुछ दूर हट जाता है। ओके। अब इस दोष के कारण क्या है कि किस वजह से दोष होता है? या तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ओके। या इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाती है? लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिक हो जाती है। ठीक। तो दो ही कारण हैं, या तो लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, फोकस दूरी अधिक होगी तो ये कहीं दूर जा करके मिलेगा और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा। दूसरा, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। वैसे नेत्र गोलक इतना बड़ा होना चाहिए था, शायद हो सकता है इतना बड़ा होना चाहिए था। ठीक। अगर ये छोटा होगा तो भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो ये दो ही कारण इसके होते हैं। ओके। अब इसको दूर कैसे करें? दूर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? एक उचित दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करोगे। उत्तल लेंस क्या करेगा कि जैसे ये रेज ऑफ लाइट यहाँ आ रही है तो आपने यहाँ जैसे उत्तल लेंस लगा दिया, ये उत्तल लेंस इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, लाइट को पहले कन्वर्ज कर देगा तो ये यहाँ आकर के मिलेगी। ठीक। रेटिना पर सही मिल जाएगी। समझाई बात? तो ये चीज मैंने यहाँ पर समझाई है कि ये क्या करता है, इसको थोड़ा कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करेगा तो मतलब ये सही दृष्टि पटल यानी रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगी और वस्तु आपको साफ दिखाई देगी। ठीक। अब देखिए कि दूरदृष्टि दोष में कंफ्यूजन ना हो, इसको समझने के लिए या तो आप यहाँ से जो मैंने आपको ट्रिक निकट दृष्टि दोष के लिए बताए थे उसे उल्टा कर दो, जहाँ अवतल है अवतल कर दो, निकट है वहां दूर कर दो। ठीक। बाकी तो आप डेफिनेशन तो अच्छी तरह समझ ही गए हो। या फिर आप उर्दू याद रख लो, उर्दू भाषा जो है आपको अच्छी तरह से पता ही है। ठीक। ऊ और उत्तर, दू और दूर। ठीक। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर होता है। ओके। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मोतियाबिंद क्या होता है। ठीक। और जरा दूरदृष्टिता क्या होता है और अबिंदुकता क्या होती है और वर्णांधता क्या होता है। ठीक। और ये सारी चीजें क्यों होती है? आपने इन दोषों के नाम सुन रखे हैं लेकिन ये क्यों होते हैं? ठीक। और